हेलो। आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर सेकंड होगा और आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यवर्ती के बारे में। ठीक है, अब ये मध्यवर्ती क्या होते हैं इस पे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो मध्यवर्ती क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। मध्यवर्ती क्या होते हैं, देखो मध्यवर्ती के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो मध्यवर्ती क्या होते हैं, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है फाइनली, जैसे कि जनरली हम कोई रिएक्शन देखते हैं, जैसे CH3 CH2 Cl प्लस H2 gives CH3 CH3 प्लस HCl। माना ये कोई रिएक्शन है, इसके अंदर ये क्या है, देखो कोई भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, क्रियाकारक भी बोल सकते हैं। ओके, ये अभिकारक टूटे, ठीक है भाई, ये अभिकारक जो है ये क्या होते हैं, टूटते हैं, उसके बाद हमारा जो है उत्पाद बनता है। ये जनरली आप सब जानते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, जब वो होती है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो ये अभिकारक होते हैं इसके अंदर पुराने बंध जो होते हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि पुराने बंध धीरे धीरे टूटते हैं, ठीक है, और नए बंधों का धीरे धीरे क्या होता है, निर्माण होता है, और फिर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट जो वो बन जाता है। अब ध्यान से सुनना, क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें जो ये अभिकारक होते हैं, ये इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे धीरे धीरे पुराने बंध जो होते हैं वो टूटते हैं। ठीक है, तो पुराने बंध टूटने के बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे अस्थायी पदार्थों का निर्माण होता है जो मतलब बहुत ही क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत ही क्रियाशील पदार्थ होते हैं और उनका स्थायी तो क्या होता है, कम होता है, मतलब अस्थायी और क्रियाकारी या फिर क्रियाशील पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं मध्यवर्ती। ठीक है, जिसे हम जो है वो क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो मध्यवर्ती क्या होता है, मध्यवर्ती क्या होता है, लिखिए, जब देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले अस्थायी अथवा क्रियाशील, अस्थायी और अत्यधिक क्रियाशील पदार्थों को अत्यधिक क्रियाशील पदार्थों को मध्यवर्ती कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे रिएक्टेंट होते हैं, मतलब जो अभिकारक होते हैं उसके अंदर पुराने बंध टूटते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे अस्थायी पदार्थों का निर्माण होता है जिनकी मतलब बहुत ही रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब हाईली रिएक्टिव होते हैं, अत्यधिक क्या होते हैं, वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं। फिर वो मध्यवर्ती पदार्थ जो है ये आपस में क्रिया करके फिर फाइनली क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब और ठीक है, अब देखो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से मध्यवर्ती जो है वो पढ़ने वाले हैं, उसमें से हमारा पहला है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। पहला हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक। ठीक है, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कार्बधनायन, मध्यवर्ती। तीसरा हम पढ़ेंगे कार्बन ऋणायन, कार्बन के ऊपर
नेगेटिव चार्ज होगा कार्बन ऋणायन, ठीक है, कार्बन ऋणायन। अब देखो कार्बन धनायन में क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ऋणायन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और मुक्त मूलक में क्या होगा कि एक मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। और चौथा हम पढ़ेंगे कार्बिन, चौथा जो हमारा मध्यवर्ती वो है कार्बिन। और नंबर 5 पे पढ़ेंगे नाइट्रीन, नंबर 5 पे जो हम पढ़ेंगे नाइट्रीन। और 6 नंबर पे है बेंजाइन। अब ये क्या होते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशली हमारा जो है वो हम ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब इस हर एक इंटरमीडिएट पे एक एक क्लास लेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सारे इंटरमीडिएट को, ठीक है। तो ये जितने भी मध्यवर्ती होते हैं, ये जैसे कि ये 6 मध्यवर्ती होते हैं ना, यही 6 मध्यवर्ती क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में बीच में बनते हैं, उसके बाद ये मध्यवर्ती आपस में क्रिया करके फिर फाइनली क्या करते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण जो वो कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक। आज की हमारी जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे मुक्त मूलक के बारे में, ठीक है। अब देखो मुक्त मूलक क्या होते हैं, हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि जब होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, मतलब समासबद्ध विखंडन होता है, तब आपने देखा था कि कुछ ऐसे मतलब प्रजातियां बन रही थी, कुछ ऐसी स्पीसीज बन रही थी, ऐसी प्रजातियां बन रही थी जिसके ऊपर क्या था, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था और उन्हें हमने मुक्त मूलक नाम दिया था। अभी हम जो वो मुक्त मूलक के ऊपर बात करेंगे। अब ये मुक्त मूलक क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। देखो मुक्त मूलक जो है वो क्या होते हैं, समासबद्ध विखंडन होता है। जब समासबद्ध विखंडन होता है, समासबद्ध विखंडन होता है, तब हमने देखा था कि उदासीन प्रजाति बन रही थी। समासबद्ध विखंडन के पश्चात बनने वाली उदासीन प्रजाति जिसके ऊपर हमने देखा था कोई आवेश नहीं था, तो मतलब उदासीन जिसके ऊपर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा अयुग्मित, कैसा होता है अयुग्मित, या फिर विषम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है किसके ऊपर, मुक्त मूलक के ऊपर। तो देखो इस लाइन को हम समझते हैं। देखो जब हमारे पास ये क्या है, बंद, यहाँ पे कंपाउंड है ए और बी, ठीक है, इसको ऐसे भी हम समझ लेते हैं, से एक ही चीज है, ये भी सहसंयोजी बंद है और ये भी सहसंयोजी बंद है, इससे आपको अच्छे से क्लियर होता है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब समासबद्ध विखंडन होता है तब क्या होता है कि उसमें साझे इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ना, ये अपने अपने परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तब क्या होता है कि ए अलग प्लस बी अलग, ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन, बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन, सेम पेज यहीं पे वही है, ए प्लस बी, ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन और बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, समासबद्ध विखंडन जब होता है तो उससे जो प्रजाति बनती है वो कैसी होती है, उदासीन है। तो आप देख रहे हो उदासीन प्रजाति, जिसको हम क्या, इसे हम मुक्त मूलक बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक, ठीक है, यही है मुक्त मूलक। आप इसमें देख रहे हो एक क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है इसमें, विषम इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर उपस्थित है। और इसमें आप देख रहे हो, और इसमें देखना, देखो जब भी कोई भी परमाणु या फिर परमाणु का समूह जिसके ऊपर क्या हो, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, उसको आप क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक बोलेंगे, ठीक है। अब देखो मुक्त मूलक में क्या होता है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो किसी भी परमाणु या फिर परमाणु के समूह के ऊपर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, कैसा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित होता है, तो उस प्रजाति, वो प्रजाति क्या होती है कि मैग्नेट जो होती है ना, चुंबक की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है, तो उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। तो यहाँ पे हमारे जो मुक्त मूलक होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं मुक्त मूलक। तो ध्यान से सुनना, समासबद्ध विखंडन से बनने वाली
जो प्रजाति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। और उसके ऊपर एक क्या होता है, विषम इलेक्ट्रॉन होता है या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो परमाणु के, तो उन परमाणु या फिर परमाणु के समूह को क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं या फिर मुक्त मूलक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा कि मुक्त मूलक जो होता है, दूसरी बात जो मुक्त मूलक होता है, मतलब मुक्त मूलक के ऊपर कोई आवेश नहीं था ना, तो मुक्त मूलक जो है वो उदासीन होते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये जो है समांश बंध विखंडन से प्राप्त होते हैं। समांश बंध विखंडन, समांश बंध विखंडन से बनते हैं। समांश बंध, जब समांश बंध विखंडन होता है तब ये जो है वो बनते हैं। फिर चौथी बात क्या होता है, देखो जैसे कि ये देखो CH3 और Cl है, यहाँ पे हम होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन करवाते हैं, तब क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये अलग अलग हो जाते हैं। तो CH3 डॉट प्लस Cl डॉट, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बन गए। अब आप इसको थोड़ा नोटिस करिएगा, इसमें कार्बन को देखो, कार्बन के यहाँ पे कार्बन 3 बंध बना रहा है, ठीक है, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। संकरण का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लॉन पेयर, ठीक है, यही था ना। तो हमने देखा था। अब देखो कार्बन के पास जो है वो कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, एक s ऑर्बिटल होता है और 3 कार्बन के पास p ऑर्बिटल होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक s ऑर्बिटल और ये एक 3 p ऑर्बिटल होते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो संकरण होता है, उसके अंदर ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। यदि एक 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब सिग्मा प्लस लॉन पेयर की वैल्यू कितनी आती है 2, इसका मतलब 2 कक्षक जो वो संकरण में भाग ले रहे हैं, ठीक है। यदि दो कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, एक और ये 2, तो कौन सा, एक s, ठीक है, और दूसरा p, ठीक है। तो 2 कक्षक जो है संकरण भाग लेते हैं, तब कौन सा संकरण होता है, sp संकरण, ठीक है। और जब ये वैल्यू जो 3 आ जाती है, मतलब 3 ऑर्बिटल 3 कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, 3 कक्षक भाग लेते हैं, तो देखो 1 2 और ये 3, जिसमें एक s है और p के कितने 2 है। तो मतलब जब वैल्यू 3 आती है तो कौन सा संकरण होता है, sp2। और जब 4 ऑर्बिटल, मतलब ये जो है सिग्मा प्लस फ्री लॉन पेयर, ये वैल्यू यदि 4 आती है, इसका मतलब 4 कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, ठीक है। 1 2 3 4, मतलब एक s और 1 2 3 p। तो ये आप देख रहे हो, सीधा सा प्रूफ है। तो जब वैल्यू 4 आती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और वैल्यू 3 आती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वैल्यू 2 आती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन पे हमने डिटेल कर दिया है तो क्लास फर्स्ट में, फिर भी रिवाइज हो गया थोड़ा। अब इसमें आप देख रहे हो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक जो है ना, ये कौन सा है, मिथाइल मुक्त मूलक है, इसको बोलते हैं मिथाइल मुक्त मूलक। ये जो है मिथाइल मुक्त मूलक है, कौन सा है, मिथाइल मुक्त मूलक है, ठीक है। अब मिथाइल मुक्त मूलक में आप देख रहे हो संकरण कौन सा है, सिग्मा बंध कितने, 1 2 और 3। यहाँ पे कार्बन के पास कितने सिग्मा बंध 3, प्लस लॉन पेयर नहीं है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो लॉन पेयर है 0, तो वैल्यू आ गई 3, वैल्यू 3 आती है तो कौन सा होता है, sp2 संकरण। तो यहाँ पे जो संकरण होगा, इस कार्बन का जो संकरण होगा वो कैसा होगा, मुक्त मूलक में sp2 संकरण। मतलब कार्बन पर कौन सा संकरण होता है, मुक्त मूलक। जब कार्बन मुक्त मूलक बनाता है ना, तब कार्बन पर sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, ठीक है, संकरण होता है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, और ये होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन मतलब समांश बंध विखंडन से प्राप्त होती है, उदासीन प्रजाति होती है, ठीक है। तो ऐसे परमाणु और परमाणु के समूह का मुक्त मूलक होते हैं। फिर इसके अंदर हम नंबर 5 में देखा कि ये मतलब जिसके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो कैसा होता है, चुंबक की तरह आकर्षित होता है, मतलब मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है। तो ये जो है वो कैसे थे, अनुचुंबकीय मैग्नेट की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। फिर छठे नंबर पे ये केस, अब देखो ध्यान से सुनना, इसके पास क्या होता है, देखो ये CH3 फ्री रेडिकल है, इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, मतलब मिथाइल मुक्त मूलक, ठीक है, मिथाइल मुक्त मूलक, ठीक है। और ये देखो इसको बोलते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक, इसको बोलते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है।
और CH2 डॉट, इसको बोलते हैं इथाइल मुक्त मूलक। तो इससे कई मुक्त मूलक अभिक्रिया के बीच बनते हैं, ठीक है। तो ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इथाइल मुक्त मूलक ये अपने आप समझ में आ जाएगी। अब देखो ये क्या होता है, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका देखो ध्यान से सुनना, इस कार्बन का अष्टक देखा जाए तो ये कार्बन और ये मिथाइल, मतलब 3 हाइड्रोजन है और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसके जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 ये 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट जो है वो कैसा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड। तो अष्टक पूरा नहीं है, तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो मतलब ये कैसे होते हैं, क्रियाशील पदार्थ होते हैं, ठीक है, क्रियाशील पदार्थ होते हैं, क्रिया करेगा तो इसका स्थायित्व तो घट जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि समासबद्ध विखंडन से प्राप्त ऐसे परमाणु या फिर परमाणु के समूह जिसके पास क्या होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, और जिसका अष्टक भी इनकम्प्लीट होना चाहिए, और वो हाईली क्या होते हैं, मतलब हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्रियाशील पदार्थ होते हैं, और उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, अस्थायी होते हैं। फिर हमने देखा कि ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जिसके पास भी यदि देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो मैग्नेट की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। फिर कार्बन के ऊपर हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, कौन सा था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और समासबद्ध विखंडन से प्राप्त हो रही थी, कोई चार्ज होता नहीं है उसके ऊपर, तो ये उदासीन है। फिर समासबद्ध विखंडन के पश्चात बनने वाली उदासीन बच जाती है, ठीक है। तो ये हमने जो है वो फ्री रेडिकल के बात की, तो ये इसे ही मुक्त मूलक बोलते हैं, ये अभिक्रिया में बीच में बनती है। अब हम बात करते हैं इसके संरचना की, थोड़ी अभिक्रिया में ये कैसे बनते हैं उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। देखो आगे हमारा जो चैप्टर होगा हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर हम स्पेशली रिएक्शन पढ़ेंगे, हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण, ठीक है। इस रिएक्शन में ये मैकेनिज्म यूज होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, देखो CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2, हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये जो है हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, और ये हेलोजन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करते हैं ना, रिप्लेस करते हैं ना, तब क्या होता है, तब उस अभिक्रिया को हेलोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। हेलोजनीकरण मतलब हेलोजनेशन रिएक्शन, हेलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, हेलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, और वहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वहाँ पे क्लोरीन चिपक जाएगा, तो एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे क्लोरीन प्लस, और क्या होगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को लेके यहाँ पे चिपक जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है कि देखो इसका हम क्रियाविधि देखते हैं, पूरा तो नहीं देखेंगे, जनरली आपको बता देते हैं कि इसमें फ्री रेडिकल क्रियाविधि यूज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो सबसे पहले ये जो Cl है, इसके ऊपर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाता है और 2 क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाते हैं। तो ये पहले स्टेप नहीं होता। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो ये हमारा हाइड्रोकार्बन हमने लिया है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, भाई CH3 लिखो या फिर CH3CH या CH2 ऐसे लिखो, वैसे भी हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी CH3 है। तो इसमें क्या होता है कि फिर यहाँ पे ये एक क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, इनके बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये बॉन्ड जैसे ही तोड़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या होगा यहाँ पे CH3 CH2 डॉट, ठीक है, प्लस ये जो Cl डॉट है ना, ये इसके साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे सीधा जुड़ जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये लो, प्लस यहाँ पे H से फ्री रेडिकल निकल जाएगा। तो ऐसे एक बार फ्री रेडिकल यदि बन गया तो फिर फ्री रेडिकल बनते जाएंगे और ऐसे ही रिएक्शन होती जाएगी, फाइनली रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा, तो ऐसे जो है वो फ्री रेडिकल जो फॉर्म होते हैं रिएक्शन के अंदर। अब ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन देख ली और इनके कैसे फॉर्म होते हैं ये भी हमने देख लिया। तो ये क्रियाविधि हम आगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से
समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये CH3 मुक्त मूलक है। ठीक है, इसकी संरचना कैसे होगी, इस तरह से होगी कुछ। ठीक है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इनकी संरचना के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी संरचना अब देखो ध्यान से सुनना है, ये है मिथाइल मुक्त मूलक। ये क्या है, मिथाइल मुक्त मूलक है। ठीक है, मिथाइल मुक्त मूलक है। अब ध्यान से सुनना, मिथाइल मुक्त मूलक में क्या, मिथाइल मुक्त मूलक है तो इसमें आप देखो कार्बन का जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है वो हमने देखा कौन सा था, sp2 संकरण था। ठीक है, sp2 संकरण था। ठीक है, और इन बॉन्ड ये जो बंद होते हैं इसके बीच का जो एंगल होता है वो 120 का होता है। तो इसके बीच का जो एंगल होता है तो वो 120 डिग्री का होता है। फिर 120 डिग्री का होता है और संकरण कौन सा होता है, sp2 संकरण होता है। ठीक है, इस ज्यामिति को बोलते हैं त्रिकोणीय ज्यामिति। कैसी है, त्रिकोणीय, ट्राइएंगुलर, त्रिकोणीय ज्यामिति। ये कैसी ज्यामिति, त्रिकोणीय ज्यामिति। तो मुक्त मूलक की ज्यामिति कैसी होती है, त्रिकोणीय। ठीक है, त्रिकोणीय संरचना। ठीक है, तो त्रिकोणीय संरचना होती है भाई, और 120 डिग्री का कोण होता है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और ये जो रेडिकल इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये तो इसके स्ट्रक्चर की बात हो